नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह पिछले 10 वर्षों की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पब्लिक करे। बेंगलुरु की एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार को पैसों के बल पर चोरी किया गया था और अब यही खेल लोकसभा चुनावों में भी दोहराया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विचारधारा संविधान विरोधी है, जबकि कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल ने दावा किया कि लोकसभा, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि शिकायत लिखित में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि एक सीट महादेवपुरा हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी, उनके परिवार और सहयोगियों की बीआरएस शासन 2014 से 2023 के दौरान अवैध निगरानी किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरआर मॉड्यूल नामक विशेष खुफिया यूनिट बनाकर तत्कालीन एसआईपी डीएसपी प्रणीत राव ने यह ऑपरेशन चलाया। इस मॉड्यूल के तहत रेवंत के ड्राइवरों, दोस्तों और रिश्तेदारों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार यह निगरानी विधानसभा चुनावों से पहले पीआरएस को बढ़त दिलाने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए की गई थी। जांच में 600 से अधिक लोगों की जासूसी के आरोप हैं, जिनमें कारोबारी, पत्रकार, जज और अन्य नेता शामिल हैं। अब तक 5 पुलिस अधिकारियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है और 2 मुख्य आरोपी विदेश में हैं। वहीं पीआरएस ने इन आरोपों को नकारते हुए रेवंत सरकार पर ही निगरानी के आरोप लगाए हैं। मामला हाईकोर्ट में है और एसआईटी जांच जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा पर नियंत्रण के फैसले को गलत बताते हुए उस पर पुनर्विचार की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि गजा में हमले और बढ़ाने का फैसला गलत है और इस्राएली सरकार को तुरंत इसे दोबारा सोचना चाहिए। स्टारमर ने गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, यह कहते हुए कि वहां मानवीय संकट हर दिन गंभीर होता जा रहा है और हमास द्वारा बंधकों को अमानवीय हालात में रखा गया है। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नियंत्रण की योजना के खिलाफ तीव्र विरोध शुरू हो गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के राजनीतिक संवाददाता ताल शाइंडर ने बीबीसी को बताया कि इस फैसले को लेकर देश में भारी असंतोष है और गुरुवार रात को दर्जनों स्थानों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के टुडे कार्यक्रम में कहा कि सरकार बेहद अलोकप्रिय फैसले ले रही है और सभी पब्लिक सर्वे दर्शाते हैं कि जनता इस योजना के सख्त खिलाफ है। श्नाइडर ने कहा कि नेतन्याहू सरकार कूटनीतिक या राजनीतिक समाधान की जगह बलपूर्वक उपायों पर जोर दे रही है, जिससे जन भावनाओं की अनदेखी हो रही है। गजा पर नियंत्रण की इस योजना को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक तनाव गहराता दिख रहा है। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और इसमें युद्ध समाप्त करने के लिए 5 प्रमुख बिंदुओं की रूपरेखा शामिल है। योजना के तहत इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ गजा में युद्ध क्षेत्रों के बाहर मानवीय सहायता देते हुए क्षेत्र पर नियंत्रण की तैयारी करेगा। 5 बिंदुओं में हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी, जीवित और मृत, गजा का विसैन्यीकरण, इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण और हमास व फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि इसराइल गजा को हमास के आतंक से मुक्त कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक असाधारण कदम उठाते हुए 4 अगस्त 2025 के अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने और वरिष्ठ जज के साथ बैठने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी हटा लिया और मामले को बंद कर दिया। यह फैसला भारत के सीजेआई पीआर गवई द्वारा
पुनर्विचार के अनुरोध के बाद आया, क्योंकि कोर्ट के आदेश की व्यापक आलोचना हुई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने अपने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी और इसे हाई कोर्ट की स्वायत्तता में हस्तक्षेप बताया था। उन्होंने कहा कि आदेश बिना सुनवाई और नोटिस के पारित हुआ, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में असंतोष गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट के कम से कम 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 अगस्त को जस्टिस प्रशांत को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने और उन्हें केवल डिवीजन बेंच में बैठाने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस आदेश को एक तरफा बताते हुए विरोध जताया और फुल कोर्ट से इसका पालन न करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद हैं। मामला MS शिखर केमिकल्स की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस प्रशांत ने क्रिमिनल कार्यवाही को उचित ठहराया था। इसलिए अब उन्हें क्रिमिनल मामलों से हटाकर अन्य मामलों के लिए नई बेंच में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत और कई के लापता होने की पुष्टि हुई है। इस भयानक त्रासदी की सैटेलाइट तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं, जिनमें तबाही से पहले और बाद का दृश्य स्पष्ट दिखता है। 13 जून 2024 और 7 अगस्त 2025 की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में इमारतें पानी में डूबी हुई दिख रही हैं और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सड़कों पर मलबा फैला दिया और गांव का बड़ा हिस्सा बह गया। स्थानीय लोगों के अनुसार लापता लोगों की संख्या 150 से कम नहीं है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सेना, NDRF, SDRF और पुलिस सहित कई एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। अब तक 367 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक मुद्दे नहीं सुलझते तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता संभव नहीं है। यह बयान ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत पर 2 चरणों में कुल 50% टैरिफ लगाने की बात कही। 25% भारतीय उत्पादों पर सामान्य रूप से और अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने पर दंड स्वरूप। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ का महाराज बताते हुए अपने इस कदम को उचित ठहराया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। PM मोदी ने भी संकेत दिया कि देश के किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम की राशि दोगुनी कर $5 करोड़ कर दी है। अमेरिकी प्रशासन ने मादुरो पर विश्व के सबसे बड़े मादक पदार्थ के तस्करों में से एक होने का आरोप लगाया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से मादुरो के आलोचक रहे हैं। जनवरी में हुए विवादित चुनाव के बाद मादुरो ने दोबारा सत्ता संभाली थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से खारिज कर दिया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि पहले घोषित $2.5 करोड़ के इनाम को अब दोगुना कर दिया गया है, क्योंकि मादुरो सीधे तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हैं। वहीं वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने नए इनाम को निरर्थक बताते हुए इसे राजनीतिक दुष्प्रचार करार दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम पर 4 हफ्तों की अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को 1 दिन की अंतरिम रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा था। यह स्कीम किसानों से जमीन लेकर उसे विकसित करने और फिर उसका एक हिस्सा लौटाने की योजना पर आधारित है। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्रीय विकास होगा, लेकिन कई किसान इसे जमीन अधिग्रहण जैसा मानते हुए विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन जबरन छीनी जा सकती है। कोर्ट ने किसानों की चिंताओं को गंभीर मानते हुए फिलहाल योजना पर रोक लगा दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.